जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है या कोई बीमारियां होती है, जैसे कि गठिया हो गया या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स आ गई या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसके कारण जॉइंट खराब होने लग जाता है। एक स्टेज ये आता है कि जब पूरा का पूरा कार्टिलेज नष्ट हो जाता है। ये स्टेज एक सीवियर आर्थराइटिस या एडवांस्ड आर्थराइटिस का स्टेज है। अब जो सर्जरीज हम करते हैं, वो पहली बात इतनी मेजर सर्जरी नहीं रह गई है कि हम पूरा का पूरा घुटना बदल रहे हैं। हम बस इतना ही बदलते हैं जितना कि हड्डी का हिस्सा खराब हुआ है। ज़्यादातर हमने देखा है कि पेशेंट जिस दिन सर्जरी होती है उसके अगले दिन ही चलने फिरने लग जाते हैं। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07। अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया में खास करके पहले तो बुजुर्ग में ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अभी युवाओं में भी काफ़ी ये देखने को मिल रहा है नी पेन, और इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट काफ़ी कॉमन है, अभी इंडिया में होते जा रहा है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं पारस हॉस्पिटल रांची से। तो चलिए हम लोग सर से बात करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार एंड जोहार। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार डेविड है। मैं पारस HCC हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। रांची में पिछले एक साल से मैं यहाँ पर और यहाँ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप की और नी की सर्जरीज यहाँ पर कर रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि आगे भी ऐसी सेवाएं देता रहूँ। फिलहाल अभी मैं पारस HCC हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ। सर, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है और कौन सा जॉइंट कॉमनली बदला जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी के नाम पे हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर इस मॉडल को हम देखें तो ये हमारा नी जॉइंट है। तो ये ऊपर वाली हड्डी जो हमारी जांघ की हड्डी होती है और नीचे ये पैर की हड्डी है, इन दोनों को मिला के एक हमारा जॉइंट बनता है। इसमें एक तीसरी हड्डी भी होती है जो आगे हड्डी कटोरी के नाम पे बोली जाती है, जिसको नी कैप बोलते हैं या पटेला बोलते हैं। तो ये तीनों हड्डियां मिला के हमारा नी जॉइंट बनाती है। तो इसी जॉइंट को अगर हम चेंज करते हैं या इस जॉइंट को हम रिपेयर करते हैं, उसको हम नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। अगर हम विस्तार से बात करें इस चीज़ के बारे में, तो जैसा मैं बता रहा था कि ये ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है, तो इसके ऊपर जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है। ये असल में हमारी हड्डी के ऊपर एक गद्दे की तरह काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो जब हम नॉर्मली इस पे चलते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता जॉइंट में, और जॉइंट हमारा स्मूथली चलता है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है या कोई बीमारियां होती है, जैसे कि गठिया हो गया या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स आ गई या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसके कारण जॉइंट खराब होने लग जाता है। तो मुख्यतः यही कारण है जिससे कि जॉइंट घिसना शुरू होता है, और जो कार्टिलेज है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में, ये वाइट वाला एरिया कम होता जा रहा है और ये हड्डी घिसती जा रही है। एक स्टेज ये आता है कि जब पूरा का पूरा कार्टिलेज नष्ट हो जाता है और बस हड्डी बच जाती है। तो ये स्टेज एक सीवियर आर्थराइटिस या एडवांस्ड आर्थराइटिस का स्टेज है, जिसमें कि पेशेंट को दर्द काफ़ी होता है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों हड्डियों में घिसना शुरू हो जाता है और इसके अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है और ये पेन काफ़ी करता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो हम सर्जरी करते हैं, जो हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हड्डी घिस गई थी उसको चेंज करके उसके ऊपर ये एक मेटल का कवच कह लीजिए या कैप कह लीजिए, ये हम चढ़ा देते हैं। बीच में एक पॉलीथिलीन इंसर्ट होता है जो कि उसके शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो अब जो सर्जरीज हम करते हैं, वो पहली बात इतनी मेजर सर्जरी नहीं रह गई है कि हम पूरा का पूरा घुटना बदल रहे हैं। हम बस इतना ही बदलते हैं जितना कि हड्डी का हिस्सा खराब हुआ है। तो जो ब्राउन हिस्सा आप देख पा रहे हैं वो खराब हो गया है और उतनी ही हिस्से को हमने चेंज किया है। बाकी की जो हड्डियां हैं, बाकी की जो मांसपेशियां हैं, वो वहीं के वहीं रह जाती हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस अलग अलग कारणों से होता है। अगर एज के साथ आर्थराइटिस होता है, जो ओवर यूज एंड वेयर एंड टेयर के साथ होता है, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक गठियावात होता है जो कि काफ़ी अर्ली एजेस में स्टार्ट होता है और उसमें बाकी हाथ की उंगलियां वगैरह भी अफेक्टेड होती हैं, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। यूरिक एसिड भी एक गठिया का कारण है। तीसरा कारण हीमोफीलिया है, जो कि रेयर है बट वो भी काफ़ी यंग एज में घुटने को ख़राब कर देता है। और किसी किसी पेशेंट्स को एक्सीडेंट के कारण, ट्रॉमा के कारण
घुटने के कार्टिलेज में डैमेज होता है और उससे भी उनको आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो मेनली प्रमुखतः यही 4-5 कारण हैं जिससे घुटना आर्थराइटिस में डेवलप कर जाता सर नी रिप्लेसमेंट में क्या समस्या आती है और ये क्या सेफ है? है। नी रिप्लेसमेंट सेफ है। आजकल के टाइम में ये एक काफ़ी कॉमन सर्जरी है। अगर मैं एक नंबर्स के बारे में बात करूंगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था नवंबर 2022 में। उसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया में 2.5 लाख से 3.25 लाख के आसपास सालाना ये सर्जरीज हो रही हैं। तो इट्स क्वाइट कॉमन नाउ और सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं। सर्जरी में चीरा कम लगता है, ब्लड लॉस कम लगता है, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। पेशेंट्स को बहुत दिनों तक आईसीयू में नहीं रहना पड़ता। तो अब ये काफ़ी सेफ है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद सबसे बड़ी शिकायत क्या आती है? जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद अगर शिकायत की हम बात करें तो स्टिफनेस एक काफ़ी बड़ी समस्या है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा घुटना जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं मुड़ता है। तो उसका पीछे अगर हम कारण ढूंढने जाएं तो वो पेन है पहली बात। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा रह जाता है तो उसमें पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाते और पेन रहता है, तो फिर वो घुटना स्टिफ हो जाएगा। दूसरा कारण है फिजियोथेरेपी अगर उनकी सही तरीके से नहीं हो रही है तो भी घुटना स्टिफ हो जाता है या घुटने की मूवमेंट पूरी नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। सर आर्थराइटिस के लिए क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं और क्या हम जॉइंट रिप्लेसमेंट को रोक सकते हैं? हाँ, देखिए आर्थराइटिस जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, पहली बात है ना। जैसे हम बता रहे थे कि अलग अलग स्टेजेस में होता है। आर्थराइटिस के लिए प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा कि किस स्टेज में है। अगर आर्थराइटिस डेवलप नहीं हुआ है और हमें माइल्ड नी पेन होता है तो हमें नी की एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना होगा और डाइट पे ध्यान देना होगा कि कैल्शियम रिच चीज़ें लेंगे हम लोग। वेट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस की तरह हम इसको देखते हैं। अगर आर्थराइटिस डेवलप हो गया है और अर्ली स्टेजेस पे है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कंजर्वेटिव तरीके से। कंजर्वेटिव का मतलब है कि हम उनको कुछ मेडिसिन देंगे, उठने बैठने की कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे। फिजियोथेरेपी की यूज़ करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो में घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये मुख्यतः यही 3 तरीके हैं जिससे हम लोग पेशेंट्स को इलाज करते हैं। बहुत सीवियर अगर आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो बीच में एक हम इंजेक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टेरॉयड या फिर ग्रीस का इंजेक्शन बोलते हैं उसको। तो यही प्रिकॉशंस। क्या हमारा शरीर जॉइंट रिप्लेसमेंट को रिजेक्ट कर सकता है और ये किस एज में किया जाता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट को रिजेक्ट करने का मतलब है जो उसमें जो मेटल जो यूज़ होता है उसके साथ रिएक्शन। तो किसी पेशेंट्स में बहुत ही कम 1% से भी कम पेशेंट्स में मेटल एलर्जी पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि सोने के अलावा कोई मेटल का रिंग नहीं पहन सकती या कोई दूसरा ईयरिंग नहीं पहन सकती। तो कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है जो कि मेटल एलर्जीज पैदा करता है। वैसे सिनेरियो में कुछ इम्प्लांट्स हैं जिसकी अलग सिरामिक कोटिंग होती है। तो सिरामिक कोटेड इम्प्लांट्स आते हैं, गोल्ड कोटेड इम्प्लांट्स आते हैं या ऑक्सीनियम कोटेड इम्प्लांट्स आते हैं। तो ये डिफरेंट कोटिंग्स हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए ही बनाई गई हैं जिनको कि मेटल एलर्जीज वगैरह हैं और उनका रिजेक्शन कम हो। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर ऐसे कुछ बात है तो हम उनके लिए वो दूसरा इम्प्लांट सजेस्ट करते हैं। तो सर ये किस एज में अभी ज़्यादा किया जा रहा है? देखिए, एज की बात करें तो पहले के ज़माने में ये ज़्यादातर 65-70 ईयर ओल्ड लोगों में ही देखा जाता था और बट अब एज ग्रुप काफ़ी यंगर पॉपुलेशन में शिफ्ट हो गया है। 40s 50s में भी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जिनका हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है ना। और गाइडलाइंस की बात करें तो अब ऐसे कोई एज लिमिट डिटरमाइन नहीं रह गया है कि हम उसी एज में पेशेंट को ये सर्जरी करनी है। अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, एडवांस्ड आर्थराइटिस है, पेन बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, तो उनके लिए सर्जरी बनी है। अब एज का उससे लिंक हट चुका है। सर अभी देखते हैं सबसे बड़ा जो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ऑपरेशन हो या सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट हो गया, इसमें रिकवरी का क्या है? इसमें कितना टाइम लगता है रिकवरी में?
रिकवरी की अगर हम बात करें तो रिकवरी स्टेजेस में हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला स्टेज तो इन हॉस्पिटल रिकवरी है। तो इन हॉस्पिटल रिकवरी ज़्यादातर हमने देखा है कि पेशेंट जिस दिन सर्जरी होती है उसके अगले दिन ही चलने फिरने लग जाते हैं। दूसरे दिन बैठना, वॉशरूम वगैरह की ट्रेनिंग करा दी जाती है। तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ना उतरना ये सब सिखाया जाता है। तो ये इनिशियल रिकवरी फेज में ही ये सारा कुछ हो जाता है। 2 हफ्ते पे घाव सूखता है तो टाके कट जाते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो 2 हफ्ते से लेके 1.5 महीने के अंदर अंदर एवरेज 80 to 90% लोग रिकवर हो जाते हैं। सर इसमें फिजियो का कितना बड़ा रोल होता है? फिजियो का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट्स को करनी पड़ती है। क्योंकि जो ये बीमारी है, आर्थराइटिस है, उसमें जॉइंट और बोन्स के अलावा मांसपेशियां भी कमज़ोर होती हैं। क्योंकि अगर आप जॉइंट यूज़ ही नहीं करेंगे तो मसल कमज़ोर हो जाएंगे आपके। तो मसल बिल्डिंग भी आपकी ज़रूरी है। हमने बस जॉइंट चेंज कर दिया, मसल आपकी कमज़ोर है तो आपका मूवमेंट नहीं मिलेगा, आप चल नहीं पाएंगे ठीक से। तो मसल बिल्डिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। फिजियोथेरेपी इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर एक्सरसाइज के बाद स्टिफनेस ना आ जाए और घुटने की जो बेंडिंग है वो उनको फुल मिले। तो फिजियोथेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सर हम बात करें तो इसमें प्रिकॉशन क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि सर ये बहुत सारा रिप्लेसमेंट के बाद जो रिप्लेसमेंट है वो कितना दिन तक चलता है? देखिए, प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो अगर हम चाहते हैं कि आर्थराइटिस ना डेवलप करे तो हमें फिटनेस रखना पड़ेगा अपना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा, वेट कंट्रोल रखना पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। कोशिश करें कि प्रोसेस फूड्स, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हम लोग ना लें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करें, जैसे कि ज़्यादातर आजकल हम ऑफिस बाउंड हो गए हैं, चेयर बाउंड हो गए हैं, बैठ के काम करना पड़ता है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल जो है हमारा अब नहीं रह गया है, तो वो हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है और वो एवरेज अगर हम बोले तो 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज हफ्ते में 5 से 6 दिन आपको करना चाहिए। अगर हम ये सब मेंटेन करते हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक आर्थराइटिस प्रिवेंशन कर पाएँ। बट जैसा कि आर्थराइटिस काफ़ी फैक्टर्स से होता है, एज इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच वी कैन नॉट कंट्रोल। तो बढ़ती उम्र को हम रोक नहीं सकते, बट अगर अपनी फिटनेस रखेंगे तो लास्ट तक, जब तक हम चल रहे हैं तब तक शायद हमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। सर इसमें ट्रीटमेंट क्या है इसका, और ये कितने, मतलब आपने बताया कि इसमें कितना लाइफ टाइम इसमें कितना रहता है? ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग स्टेजेस पे है। जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि ये आर्थराइटिस अर्ली, मॉडरेट, सीवियर आर्थराइटिस होता है। हम 4 ग्रेड्स में यूजली उसको बांटते हैं। तो अगर अर्ली स्टेजेस में है तो हम एक्सरसाइज के साथ, वेट कंट्रोल के साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस स्टेज में है तो कभी कभी हमें कुछ पेन की मेडिसिन देनी पड़ती हैं पेशेंट्स को, और फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं जिसमें कि मसल स्ट्रेंथनिंग और नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं। उससे भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर हम कुछ इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं, जिसमें कि मुख्यतः 2 टाइप के इंजेक्शंस होते हैं। एक तो एक स्टेरॉयड होता है जो हम घुटने के अंदर लगाते हैं, और एक ग्रीस का इंजेक्शन होता है जो कि घुटने के अंदर यूज़ किया जाता है। बट ये सारी ही चीज़ें टेम्पररी हैं। इंजेक्शंस भी 3 महीने से 6 महीने तक ही पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देता है, और ये परमानेंट इलाज नहीं है। अगर बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो परमानेंटली इसका सर्जरी ही इलाज है। और अगर पेशेंट टाइम पे आता है तो हम उसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कि बस घुटने का जितना हिस्सा ख़राब हुआ है उतना ही हम चेंज करें। और अगर बहुत ही एडवांस स्टेज में आएगा तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट या कि पूरे का पूरा घुटना प्रत्यारोपण हम उनको एडवाइस करते हैं। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा था कि कितना लास्ट करता है ये, तो लाइफ जो इम्प्लांट की, आजकल के जो इम्प्लांट्स आते हैं वो ज़्यादातर 20-25 साल तक लास्ट करते हैं। और कुछ सिरामिक कोटेड इम्प्लांट्स आते हैं, जैसा कि बता रहा था मैं, गोल्ड इम्प्लांट, ऑक्सीनियम इम्प्लांट्स। इनकी लाइफ 25 से 30 साल तक कंपनी क्लेम करती है। तो इस तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सर पारस हॉस्पिटल रांची में बैठते हैं, तो आप आके सर से मिल सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।